हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा था न्यूजीलैंड, अपनी चल रही यानी कि 5th यूनिट चल रही है आपकी पेपर फर्स्ट की, ठीक है ना। विश्व का प्रादेशिक भूगोल से संबंधित यूनिट 5th का लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके बाद एक और चैप्टर रह जाएगा। फिर ये आपके टोटल कितने 4 पेपर हो जाएंगे। कौन से पेपर में 4 यूनिट्स हो जाएगी। कौन से पेपर में? पेपर फर्स्ट में, ठीक है ना। एक और रह जाएगा मिस्र, उसको हम फिर कभी बाद में देखेंगे, अभी इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद अपन वापस सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो न्यूजीलैंड से संबंधित एक और आज मैं वीडियो टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो क्या है, देखिए टॉपिक न्यूजीलैंड की जलवायु, यानी कि किस प्रकार की न्यूजीलैंड की जलवायु है। उसके भौगोलिक क्षेत्र आपको बता दिए, कौन सा द्वीप बड़ा है, कौन सा द्वीप छोटा है, कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ पर क्या है, पर्वत किस तरह है, पठार किस तरह है, कहाँ पर नदी ज्यादा है। इस प्रकार का मैंने जो था वो सभी बता दिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख ले। प्लेलिस्ट में आपको अब थोड़ा ध्यान से देखना होगा। प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर की अलग कर रखा है मैंने, सेकंड ईयर की अलग कर रखी है। तो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है वो ध्यान से पढ़ लें कि सेकंड ईयर किस पर लिखा हुआ है, वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अच्छे से देख लें कि फर्स्ट ईयर किस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर से जुड़े हुए बच्चे आपके भाई बहन है, कोई भी है, तो उन्हें भी आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं कि ज्योग्राफी से संबंधित सभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की क्लासेस चलती रहेगी। अभी एक के बाद एक मैं लेता आ रहा हूँ आपके लिए क्लासेस। तो आज देखते हैं न्यूजीलैंड की जलवायु, किस प्रकार की न्यूजीलैंड की जलवायु देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगर सीधा सा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है 2 नंबर का, कौन सा 2 नंबर का क्वेश्चन कि बताइए न्यूजीलैंड की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप आंसर सीधा से क्या लिख सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब क्वेश्चन अगला ये देता है कि न्यूजीलैंड की जलवायु के संबंध में या न्यूजीलैंड की जलवायु से संबंधित विशेषता बताइए। तो उसके अंतर्गत ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो मेन इसकी बातें हैं किसकी, न्यूजीलैंड की जलवायु से संबंधित, तो वो बात आप इसमें आराम से लिख सकते हैं, इसको आराम से समझ भी सकते हैं। इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की मैंने, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला क्या हो गया, न्यूजीलैंड की जलवायु किस प्रकार की है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला क्या है, न्यूजीलैंड की जलवायु पर उसकी अक्षांशीय स्थिति, द्वीपीय स्वरूप, धरातल के उच्चावच और निकटवर्ती जलाशयों का प्रभाव पड़ता है। ये बात तो हम जानते हैं अच्छे से कि कोई भी स्थल भाग है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी देश है, उसकी भौगोलिक स्वरूप, अक्षांशीय स्थिति, द्वीपीय स्वरूप, अपना तो द्वीप है ही नहीं, प्रायद्वीप है हमारा, ठीक है। ये तो द्वीपीय स्वरूप क्योंकि ये पूरी ओर चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। चारों ओर किससे घिरा हुआ है, यहाँ पर तस्मान सागर, यहाँ प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी अक्षांश स्थिति किस प्रकार की, इसकी द्वीपीय स्वरूप कैसा है, इसकी धरातल के उच्चावच क्या होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी वगैरह, ये सभी क्या होते हैं, उच्चावच कहलाते हैं, जो कि अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और बहिर्जात बल क्या करते हैं, उनको समतल करने का काम करते हैं। ये भी आपका टॉपिक है, वो आगे आएगा जब मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो जो उच्चावच है और निकटवर्ती जलाशय, कौन कौन से जलाशय हैं, यहाँ पर कौन सा जलाशय है, यहाँ पर क्या है, तस्मान सागर, इसके नीचे क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जलाशयों की, मतलब जो स्थल भाग समुद्र के पास में होगा या जल के पास में होगा, उसकी जलवायु में परिवर्तन मिलेगा। और जो भाग भूखंड केवल और केवल स्थल में है, जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विश्व का लैंडलॉक्ड कंट्री यानी कि स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, छोटे छोटे देश तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि स्थलबद्ध है, लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश यानी कि जो कि कहीं से भी जलीय राशि से नहीं जुड़ा हुआ है, वो होता है कजाकिस्तान। कौन सा, कजाकिस्तान, ठीक है, जो कि रूस के नीचे आता है, रशिया के नीचे आता है। तो अगला देखते हैं कि इसकी जलवायु, न्यूजीलैंड की जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। एक तो अक्षांशीय स्थिति, ये बहुत नीचे पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर मैं आपको ये विश्व का ग्लोब बनाऊं, ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा के लगभग यहाँ मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे दुर्गम देश में फर्स्ट नंबर पर है। दुर्गम देशों में सबसे फर्स्ट नंबर पर, नहीं सबसे दूर कोई राजधानी है या कोई देश है तो वो न्यूजीलैंड ही है। कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्वी दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण पूर्व में कितना दूर है वो बीच के अंतर्गत आएगा आगे, वो मैंने बता दिया वैसे आपको। उन दोनों के बीच में कौन सा सागर है, तो तस्मान सागर, ठीक है। तो ये सभी कारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 34 डिग्री 55 मिनट से 47 डिग्री 17 मिनट
दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखो आप, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक 34 डिग्री 55 मिनट से 34 डिग्री 55 मिनट से 47 डिग्री 17 मिनट तक इसका अक्षांश दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार है। तो जो ऑकलैंड को छोड़कर समस्त भाग किस पर कौन सी पवने प्रभाव डालती है, तो पछुआ पवने। कौन सी पवने प्रभाव डालती है, तो पछुआ पवने। देखो यहां पर आता है सबसे ऊपर स्थित है ऑकलैंड, सबसे ऊपर स्थित है जो कि ऑकलैंड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर पाई जाती है। तो ऑकलैंड के भाग को छोड़ दो आप, उसके बाद का जो भाग है वो सभी किसके बीच में आता है, पछुआ पवने, जो कि वर्ष भर चलती है। पवनों का वर्गीकरण विश्व आधार पर आपका नहीं है, इसलिए आप इसमें उलझे नहीं। फिर भी किसी को पूछना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वर्गीकरण बता दूंगा उनको, ठीक है ना। व्यापारिक पवने होती है, पछुआ पवने होती है, अलग अलग जेड स्ट्रीम होती है, सब पवनों का अलग अलग वर्गीकरण है विश्व आधार पर। अगला है न्यूजीलैंड के द्वीप लंबाकार स्वरूप में फैले हुए हैं। देखो न्यूजीलैंड के द्वीप कैसे फैले हुए हैं, लंबाकार द्वीप में। ये देखो ऐसे लंबे लंबे, ये चौड़े तो कहीं से भी नहीं दिखेंगे आपको। ये जैसे अगर आप मैंने पहले भी कितनी बार बनाया है और बनाता रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में जरूर बना ले। देखिए ये कैसे फैले हुए, लंबाकार स्वरूप में। ये तो बात समझ आ गई सर, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्वत क्रम भी इसी दिशा में है। जो इसके अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां है वो भी कैसी है, इसी प्रकार से है। यानी किस दिशा में है, अब दिशा भी देखो इसकी बताता हूं। ये कैसे फैले हुए हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। देखो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैले हुए हैं, कुछ इसी प्रकार से। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के संदर्भ में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, सर अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अब उसका और इसका सीधा सा संबंध कैसे है, देखो मैं बताता हूं। देखो दक्षिण पश्चिम तो उत्तर पूर्व कैसे है, तो लंबाकार आकृति में है। इनमें पर्वत भी इसी आकृति में है, इसी स्वरूप में, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैले हुए हैं, जहां पर पछुआ पवने चलती है। अब यहीं से तो पछुआ पवने चल रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि इसी क्षेत्र में पछुआ पवने वर्ष भर चलती है। तो जो पवने हैं, जैसे कि मान लिया ये पर्वत है, अब पवन यहां से आ रही है, ठीक है ना। अब ये इसके लंबवत चलते चलते आगे चली जाएगी, ठीक है। तो पर्वत क्रम भी इसी श्रेणी में है, पछुआ पवने यहीं पर चलती है। इसी कारण अब कारण बताने से पहले मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लिया ये कोई सी पर्वतमाला जो कि कहां पर स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है। अब यहां से ये कौन सी आ रही है, पछुआ पवने, जो चल रही है, वर्ष भर चलती है। अब बीच में कोई अवरोधक, कोई भी पवनों तब तक वर्षा नहीं करती जब तक बीच में अवरोधक नहीं आता है। वो अवरोधक पठार भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये पवने यहां से आ रही है, बीच में ये समानांतर श्रेणियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। अब क्या होगा, ये कौन सा भाग हुआ, पूर्व, ये कौन सा भाग हुआ, पश्चिम। अगर इस भूभाग के संदर्भ में बात करूं, या मैं कह सकता हूं कि इस पहाड़ के पूर्व में ये वाला भाग है, पश्चिम में ये वाला भाग है। अब पवने जो चल के आ रही है वो पश्चिमी भाग में किससे टकराएगी, पर्वतों से टकराएगी। अब पर्वतों से टकरा के वर्षा कहां पर कर देगी, पश्चिमी भाग पर। पर्वतों से टकरा कर कहां पर वर्षा कर देगी, पश्चिमी भाग पर। और ये क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। ये क्या बन जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। कौन सा, पूर्वी भाग। क्यों बन जाएगा वो मैंने पहले भी आपको समझा दिया कि कोई भी पहाड़ अगर ज्यादा ऊंचा है और उससे वर्षा, जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है, यहां से वर्षा हो रही है, जैसे ऐसे समानांतर श्रेणी फैला हुआ, ऐसे वायु आ रही है और यहां से टकराई, तो इस क्षेत्र में तो पूरा पानी पानी कर देगी वो। लेकिन कुछ ही बादल जो होते हैं जो इसके पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग में जा पाते हैं, जिससे वर्षा कम होती है उस साइड में, तो उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। और इसके अधिकतर सभी पहाड़ जो है दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। ये ऐसी श्रेणी में है, न कि ऐसी श्रेणी में। अगर ऐसे होते तो ये पूरा यहीं पर बहुत अधिक तीव्र गर्जन के साथ वर्षा होती। लेकिन न्यूजीलैंड की पर्वतमाला कैसी, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। तो पश्चिमी दिशा में तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाने के कारण न्यूनतम वर्षा होती है। तो देखें, इसी कारण न्यूजीलैंड के पूर्वी भाग में जलवायु दशा, पूर्वी और पश्चिमी भाग में
जलवायु दशाओं में परिवर्तन पाया जाता है। पश्चिमी भाग में 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि इसके पूर्वी भाग में न्यूनतम वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर तक होती है। अब कहा 200 से 250 और 200 से 250 से भी अधिक कहीं कहीं ऐसे स्थान है जहां पर वर्षा 300, 300, सवा 300 तक वर्षा होती है। वो क्यों होती है? वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से पूर्व में कम होती है और पश्चिम में ज्यादा होती है, क्योंकि इसका ये जो शेप है वो आपको बहुत मैटर करता है। इसी वजह से जो ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला। और बंगाल की खाड़ी का कह दीजिए या अरब सागर का कह दीजिए, जो मानसून आता है वो यहाँ से होते हुए निकल जाता है, जो कि समानांतर श्रेणी में फैला हुआ है। गुजरात से लेके दिल्ली के रायसीहा पहाड़ी तक इसका विस्तार है। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1022 मीटर, ठीक है ना। वो सभी आपके राजस्थान के संदर्भ में 3rd ईयर में आएगा, तब अपनी मुलाकात होगी, तब उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये भी श्रेणी जो है कि समानांतर है, इसलिए इसके पूर्वी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है और इसके पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विस्तार है और मरुस्थली भाग पाया जाता है, वहां नगण्य वर्षा होती है। और इसी प्रकार कुछ हमारे न्यूजीलैंड में भी पर्वत हैं जो कि इसके पश्चिमी दिशा में पवनों का आवागमन होता है, इसलिए पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है और पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाने की वजह से यहाँ पर वर्षा कम होती है। इससे संबंधित और 1-2 तथ्य हैं, वो भी देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगले इसके और पॉइंट क्या क्या है जलवायु से संबंधित। न्यूजीलैंड का कोई भी भाग समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। क्यों दूर नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि यह लंबाई में फैला हुआ है, यह चौड़ा नहीं है, बहुत कम चौड़ा है। अगर मान लो जैसे ये बिंदु है, अब यहां से भी आओ तो भी इस महासागर, यहां से भी आओ तो भी महासागर, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड का कोई भी भाग समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। उत्तरी द्वीप के उत्तर में पश्चिम से आने वाली प्रति चक्रवातों का भाग पड़ता है। यहाँ उत्तर में जो उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप के भी ऑकलैंड के भी उत्तर में, यानी उत्तर में आने वाले, पश्चिम से आने वाले, यहां से क्या आता है? प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन आते हैं। कहां पर? महासागर में। यहाँ पर कौन सा सागर है? तस्मान सागर। तस्मान सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के एक नीचे द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? तस्मान द्वीप। उस द्वीप का नाम क्या है? तस्मान द्वीप। उस तस्मान द्वीप के नाम पर ही यहाँ के जो वाटर बॉडी उसका नाम तस्मान सागर रखा गया, जो 2 के बीच में है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप न्यूजीलैंड के निकट में स्थित है। देखो, अगर सीधी सी बात यह कहें हम कि न्यूजीलैंड के सबसे पास कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है ना। कौन सा महाद्वीप है? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। स्थित है कितना दूर है? लगभग, जैसे अगर मैं इसको मैप पे बताऊं आपको कि मान लीजिए ये हो गया आपका न्यूजीलैंड, और यहां थोड़ी ऊपर बहुत दूर स्थित है। ये तो छोटा है, मैंने ऐसे आकृति बड़ी बना के बता रहा हूं आपको। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है ना। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 1950, लगभग 1950 है। 1950 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तथा न्यूजीलैंड से अंटार्कटिका, अभी अंटार्कटिका कहाँ है? अब अंटार्कटिका बताने के लिए फिर मैप बनाना पड़ेगा। ये जो दक्षिण में एक ग्लेशियर के रूप में फैला हुआ भूभाग है स्थल भाग, लेकिन पूरा किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। वहां पर जनसंख्या नगण्य है, ठीक है ना। वहां पर जनसंख्या क्या है? नगण्य, यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहां पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है ना। अब ये महाद्वीप यानी यहां से ये रहा जैसे कि हमारा न्यूजीलैंड, ये कितनी दूरी पर है? दोनों 2240 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यानी कि न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका की दूरी 2240 और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की दूरी 1950 किलोमीटर है। अब ये देखो, इनमें अगर मैं कहूं आपसे कि ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा न्यूजीलैंड और ये रहा अंटार्कटिका, तो सबसे ऊपर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। अब जो ऊपर होगा वो हमेशा नीचे वाले से थोड़ा गर्म होगा। क्या होगा? जो हमेशा थोड़ा ऊपर होगा देश, वो नीचे वाले से थोड़ा गर्म होगा। ये दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव में इसका अपोजिट होगा, जितना दक्षिण में होगा इतना गर्म होगा,
और जितना उत्तर में होगा इतना ठंडा होगा। वो क्यों है वो आप अच्छे से जानते हैं, अक्षांश रेखाओं की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो देखो मैंने कहा कि जो ऊपर है वो गर्म होगा। अब क्या है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया से क्या आती है, न्यूजीलैंड में गर्म हवाएं। ऑस्ट्रेलिया से क्या आएगी, न्यूजीलैंड में गर्म हवाएं। और ये जो उससे नीचे है कौन, अंटार्कटिका, मैंने पहले ही बोल दिया ये पूरा बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर है। अब यहां से क्या आती है, ठंडी हवाएं, यानी कि एक और आती है गर्म हवाएं, एक और आती है ठंडी हवाएं। इसलिए हमारा जो न्यूजीलैंड है वो अलग प्रकार की जलवायु को लेकर चलता है। ऑस्ट्रेलिया से गर्म हवाएं, और ऑस्ट्रेलिया से क्या आती है गर्म हवाएं, और अंटार्कटिका से क्या आती है शीत हवाएं, न्यूजीलैंड तक आ जाती है। यह हवाएं न्यूजीलैंड की जलवायु को विशेष रूप से प्रभावित करती है, मैंने भी आपको बता दिया। अगला है पछुआ पवनें यहाँ पर तीव्र गति से चलती है। इससे पहले वाले में बताया मैंने आपको कि कहां से कहां तक है, उत्तरी ऑकलैंड को छोड़ के पूरे देश में क्या चलती है, पछुआ पवनें। क्या चलती है, पछुआ पवनें। किस गति से चलती है, तीव्र गति से। ठीक है, अब ये देखो, अब इन जो हवाएं चलती है इनके नाम रखे गए हैं। क्या नाम है, गरजता चालीसा, और एक और नाम है भीषण पंचासा। देखो गरजता चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती है। गरजता चालीसा कहाँ चलती है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और भीषण पचासा कहाँ चलती है, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलती है। और इन दोनों के बीच में कहां पर स्थित हमारा न्यूजीलैंड बीच में आ जाता है। इसलिए ये हवाओं का भी असर न्यूजीलैंड की जलवायु पर रहता है। अब इससे संबंधित एक दो तथ्य और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं न्यूजीलैंड की जलवायु के तत्व, यानी तत्व कौन कौन से ऐसे जो मेन आपको याद रखने योग्य है इसमें। तो तापमान, वर्षा और हवा, ये तीन मुख्य तत्व है किसके, न्यूजीलैंड की जलवायु। कौन कौन से तापमान, वर्षा और हवाएं, उससे संबंधित कुछ दो चार बातें हैं वो आप याद रखें, उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वार्षिक तापक्रम, देखो तापमान पहले पढ़ते हैं। अब वार्षिक तापक्रम कितना है इसका, कहां पर, उत्तर में कितना, मध्य में कितना, दक्षिण में कितना। क्योंकि मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया से गर्म हवा आती है और नीचे अटलांटिक महासागर से ठंडी हवाएं आती है, तो ये जलवायु को बहुत परिवर्तित कर देते हैं, किसकी, न्यूजीलैंड की जलवायु को। तो उत्तर में कितना रहता है इसका वार्षिक तापक्रम, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और मध्य में कितना रहता है, 14 डिग्री, और दक्षिण में कितना हो जाता है, 9.5 डिग्री। यानी सबसे कम कहाँ पाया जाता है, दक्षिण में, और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर में। उत्तर में क्यों पाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से गर्म हवाएं आती है और अटलांटिका से कैसी आती है, ठंडी हवा। जो नीचे वाला भाग है यानी दक्षिणी भाग है किसका, न्यूजीलैंड का, तो वहां पर न्यूनतम तापमान पाया जाता है। सबसे अधिक से अधिक तापमान कितना हो सकता है यहाँ पर, 32 डिग्री लास्ट, 32 डिग्री लास्ट, कितना, 32 डिग्री लास्ट। इससे ज्यादा तापक्रम नहीं रहता है, क्योंकि ये दक्षिणी द्वीप के, दक्षिणी गोलार्ध के भी दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत दक्षिण में है ये। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ की वर्षा कैसी है। उत्तरी द्वीप के पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उत्तरी द्वीप के पश्चिमी भाग में, तस्मान सागर जहां से लगता है ना, उत्तरी द्वीप का सबसे बड़ा कौन सा है, तो उत्तरी भाग, ठीक है ना, उसके पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी होती है, तो 250 सेंटीमीटर समथिंग वर्षा होती है। ऑकलैंड प्रायद्वीप को छोड़कर, उत्तरी द्वीप का ऑकलैंड प्रायद्वीप तीनों ओर से जल से घिरा है, इसलिए उसको प्रायद्वीप नाम दिया। पढ़ लें, हम पढ़ चुके हैं उसको फिजिकल डिवीजन में। तो ऑकलैंड को छोड़ करके सभी जो क्षेत्र है बाकी बचे, उन सभी में किस प्रकार वर्षा होती है, तो पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा होती है। कहां पर, न्यूजीलैंड में। ठीक है ना, ऑकलैंड प्रायद्वीप को छोड़कर शेष सभी भागों में पछुआ पवनों द्वारा वर्षा होती है। हवाएं कैसी है, विंड्स क्या है, वर्ष भर पछुआ पवनों का आधिक्य रहता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। दक्षिणी आल्प्स पर पछुआ पवनें की दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यानी कि इस पूरे जलवायु क्षेत्र में तीन चीजें मेन है। इस पूरे जलवायु क्षेत्र में, यानी कि न्यूजीलैंड के जलवायु क्षेत्रों में या जो तत्व है उनमें एक तीन बात मेन है। एक तो ऑस्ट्रेलिया से इसकी नजदीकता और अटलांटिका से नजदीकता, फिर पछुआ पवन और इसकी अक्षांशीय स्थिति। ये सभी कारण इसको
एक अलग प्रकार की जलवायु प्रदान कराते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। ये था आपका न्यूजीलैंड की जलवायु से संबंधित। न्यूजीलैंड की जलवायु संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए, आप इन चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। अगर बाय चांस आपसे यह पूछा जाता है कि इसके भौतिक जलवायु के प्रदेश बताइए, तो आप उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और रूपों में विभक्त भी करके इसको समझा सकते हैं। मैंने इसलिए अलग अलग नाम अलग अलग दिए हैं। इसके जो अलग अलग भूभाग दे रखे हैं, जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, उनको आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हुआ, अब मुझे IMP लगा, तो मैं आपको PDF उसकी अवेलेबल करवा दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।